गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम 11th क्लास की आरो भाग 1 का अगला पाठ भारत माता करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो बेटा आप सभी जानते हैं। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी कि स्वतंत्र भारत के जब सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उन्हीं के द्वारा लिखित यह पाठ है भारत माता। यानी कि उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि हम किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी संस्कृति में बटे रहे, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है वह एक है, किसी भी तरह से वह अलग नज़र नहीं आता है। तो आज बेटा हम इसी पाठ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, यहाँ पर पंडित नेहरू जी कहते हैं कि अक्सर जब भी मैं एक जलसे से, यानी कि जो जलसा होता था, जो भाषण होते थे, यानी कि जो भी जुलूस वगैरह निकाले जाते थे, वहाँ पर जब भी मैं जाता था तो एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता तो इस तरह चक्कर काटता रहता होता था। तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है बेटा कि किस तरह से मैं अपने इस देश की चर्चा करता रहता था। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि मैं हमेशा ही उन जलसों में, चाहे एक जलसा हुआ, चाहे 2 जलसे हुए, चाहे जितने भी जलसे हुए हैं, उन सभी के अंदर मैं अपने हिंदुस्तान की ही, अपने भारत की ही चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। यानी कि जो भारत है बेटा वो एक संस्कृत शब्द है, यानी कि संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है, जो ही उसको, और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा शयाने थे और उन्हें दूसरी ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह हमारी जाति के किसी परंपरागत संस्थापक के नाम से यह शब्द निकला था। कौन सा शब्द? भारत शब्द। और उन्होंने कहा है कि मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था, यानी कि अपने भारत की चर्चा, अपने हिंदुस्तान की चर्चा मैं शहरों में बहुत कम करता था, क्योंकि वहाँ के जो सुनने वाले लोग होते थे, शहरों के जो सुनने वाले लोग होते थे, वो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही शयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस पाठ के जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये सारी बातें किनके सामने करता था? किसानों के सामने करता था, जिनका नज़रिया बड़ा ही महदूद होता था, और मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। यानी कि इस देश को आज़ाद कराने की जब हम कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में ही हम क्या करते थे? इनकी बातें ही हम करते थे और बताते थे कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। यही बातें होती रहती थी कि हमारे देश का कोई भी एक हिस्सा दूसरे से जुदा होने के बाद भी जो हमारा देश था, एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही बता रहे हैं
कि मैं केवल उन्हीं मसलों के ऊपर बात करता था, जिक्र करता था जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक थी। किसानों के लिए यक सो थे और स्वराज्य का भी जिक्र करता था। यानी कि जो उनका मेन मुद्दा होता था वो किसानों को लेकर ही होता था, उनके स्वराज्य की मांग को लेकर ही होता था, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए ही हो सकता था। तो यहाँ पर हर बात के अंदर पंडित नेहरू जी यही कह रहे हैं कि मेरी जो भी बात होती थी, जो भी मुद्दा होता था वो किसानों के हक के लिए होता था और केवल वह थोड़े के लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग होते थे उन सब के फायदे के लिए ये सारी बातें होती थी। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण के कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं कहीं भर भी जाता, किसी भी दक्षिण में जाता, पश्चिम में जाता, कन्याकुमारी तक मैं गया, अपनी यात्रा को मैंने बताया, अपना हाल बताया, लेकिन सभी जगह किसानों का एक ही सवाल होता था, मुझसे एक ही सवाल करते थे क्योंकि उनके तकलीफ़ें एक सी ही थी। यानी कि सभी किसी भी देश के किसी भी कोने में गया, किसी भी किसान से मिला, सब ने एक ही सवाल किया क्योंकि उन सब की जो तकलीफ़ें थी, जो मुश्किलें थी वो एक जैसी थी। यानी कि गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी। यानी कि किसानों के ऊपर कौन कौन सी थी? गरीबी का बोझ था, कर्ज का बोझ था, पूंजीपतियों के शिकंजे में वो लोग दबे हुए थे, जमींदारों के नीचे दबे हुए थे, महाजन और बड़े बड़े लगान और सूद उनके ऊपर थे और जो राज्य की पुलिस थी वो भी उनके ऊपर जुल्म ढाती रहती थी। उस डंडे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। अब वो कहते कि ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी लगान थे, जो भी कर्ज थे, जो भी पूंजीपतियों की शिकंजे थे, ये सभी के सभी किस्से थे, एक विदेशी सरकार ने हमारे ऊपर लाद कर रखे हुए थे और इन सब से हमें छुटकारा दिलाना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही बताना चाहते हैं कि मेरा केवल एक ही मकसद था कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो अपने हिंदुस्तान के बारे में ही सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में जिसके हम जुज बन चुके हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कसमसों का जिक्र भी ले आता हूँ। यानी कि अपने भारत के साथ साथ मैं इन सब का जिक्र भी आगे करता रहता हूँ। अब आगे इसमें लेखक कहता है कि मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलों का हाल भी बताता। यानी कि सोवियत यूनियन में जो भी बातें होती रहती थी उन सभी के बारे में भी मैं बताता था और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है और उन लोगों को यह बातें भी बताता था कि अमेरिका ने अब आगे कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह काम मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था और यह सारी बातें मैं उनसे कहता था कि कभी भी जो भी बातें होती थी उन सबको मैं उनके सामने रख देता था। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। अब यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वहाँ के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमारे पुराने सिपाही मिल जाते थे। यानी कि हिंदुस्तान के चारों कोने के अंदर जब भी मैं वहाँ जाता था तो हमारे जितने भी पुराने सिपाही होते थे वो मिल जाते थे, जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या योद्धाओं के सिले में विदेशों में नौकरियाँ
की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हमारे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। तो ये सारी की सारी बातें उनकी समझ से परे थी। अब यहाँ पर आगे लेखक बता रहा है कि कभी ऐसा भी होता कि जब मैं तो यहाँ पर बेटा आगे लेखक ने बताया है कि इन सभी के अंदर जाते थे तो वहाँ हवाले की समझ में सारी बातें आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब भी मैं लोगों के बीच में जाता था तो मेरा यही सवाल होता था कि यह भारत माता कौन है जिनकी तुम हर जगह जय बोलते रहते हो। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। जब मैं उनके सामने भारत माता का जिक्र करता तो वो लोग जवाब न दे पाते थे और एक दूसरे के सामने देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो उन्होंने धरती तो बता दिया। अब लेखक कहता है कि मेरा उनसे यही सवाल होता था कि किस धरती की बात वो कर रहे हैं, अपने देश की, अपने गांव की या किसकी। तो धरती किसकी थी बेटा, वो हिंदुस्तान की धरती थी। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहाँ तक कि वे उठकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं वे सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग और उनके और मेरे जैसे लोग हैं। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मैं उन्हें केवल यही बताता रहता था कि इस धरती के अलावा भी यहाँ की जो हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल आदि भी है वो सब कुछ भी यहाँ पर है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके और मेरे जैसे लोग हैं जो इस देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय का है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत की माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो और जिसकी तुम जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बेटा आज हमारा यह पाठ भारत माता की जय यहीं समाप्त होता है। आगे हम अपना अगला पाठ करेंगे।